Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study another important topic which is one of the frequent questions asked in the examination, airline scheduling and the schedules planning process. See, scheduling is a complex and business critical process in almost every industry. But in the airline industry, this play a vital role for the survival of the business. तो डिटेल में चलिए देखते हैं लेट्स बिगिन शेड्यूलिंग एंड द शेड्यूल प्लानिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से एयरलाइन प्रोडक्ट को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइसिंग पॉलिसी, इन फ्लाइट सर्विसेज, सीटिंग डेंसिटी एंड द एयरलाइन शेड्यूल। तो एयरलाइन शेड्यूल को कौन बनाता है? जो भी शेड्यूल प्लानर होता है। इसका मेन फंक्शन होता है क्या कि जो भी कंपनीज के एयरक्राफ्ट हैं उनके फ्लाइट के एंड ऑपरेशनल ऑपरेटिंग पैटर्न को प्लान करना, ताकि डिमांड जो कस्टमर की डिमांड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके और साथ ही साथ एयरलाइन को प्रॉफिट दिया जा सके एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में गेन किया जा सके और जो भी क्रू एंड एयरक्राफ्ट है उसका ऑप्टिमम और इफिशियंसी के साथ यूज हो सके। तो शेड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सेटिस्फाई द कस्टमर। तो कस्टमर को जो वेरियस मार्केट सेगमेंट को कोई भी एयरलाइन टारगेट करती है, उन सभी मार्केट सेगमेंट के जो भी कस्टमर हैं उनके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना, ये प्राइमरी फंक्शन होता है शेड्यूल प्लानिंग का। तो शेड्यूल प्लानर ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन को वो गैदर करता है डिफरेंट सोर्सेस लाइक हिस्टोरिकल डेटा, सेल्स रिजर्वेशन एजेंट एंड एयरलाइन के ही मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं। इसके द्वारा वो कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेता है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पैसेंजर के प्रेफरेंस, नीड एंड वांट को एनालाइज करते हुए सर्विसेज को एकोमोडेट करता है। तो शेड्यूल प्लान जो है वो पैसेंजर को सेटिस्फाई करता है किस रिगार्ड में सेटिस्फाई करता है? टाइम ऑफ द डे ऑफ द वीक, मैंने किस वीक में किस दिन कितनी फ्लाइटें फ्लाई करेंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अकॉर्डिंग टू जो डेटा वो कलेक्ट किए होते हैं कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो शेड्यूल प्लानर ये ट्राई करता है कि जो भी स्टाफ नंबर है वो हर एक शिफ्ट में ऑप्टिमम लेवल पे हो। उनका मेन एम ये होता है कि पीक्स एंड वैली का जो स्टाफिंग लेवल के बीच पीक्स एंड वैली का जो कंडीशन है उसको रिड्यूस करना, वो ऑकर ही ना हो, उस ऑकरेंस को रोकना। पीक्स एंड वैली की कंडीशन को मतलब कि जिस टाइम पे जितने हमें चाहिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं वो उतने ही स्टाफ अवेलेबल हो। इसको बैलेंस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और अगर इसको बैलेंस करने में जितना ज्यादा शेड्यूल प्लानर सक्सेस होता है, एयरलाइन को स्टाफिंग कॉस्ट उतना ही कम आती है। ठीक है ना, जिसमें ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एक ऐसा एरिया है जिसमें पर्टिकुलर मैक्सिमम स्टाफिंग लेवल की नीड होती है। एग्जांपल के लिए देखिए तो जो भी 3 AM से 4 AM पे अगर कोई एयरलाइन है उसको 3 बजे से लेकर 4 बजे मॉर्निंग में 10 लोडर्स की नीड है और आफ्टर दिस टाइम उन्हें ओनली 4 लोडर्स की नीड है। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो लोडर आते हैं वो पूरे शिफ्ट में काम करते हैं। ठीक है ना, तो अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टाफ वर्क कर रहे हैं एयरलाइन में उन्हें पेड किया जाता है, उन्हें पेड करना होगा चाहे काम कम हो या ज्यादा हो, अगर वो उस शिफ्ट टाइम में अवेलेबल है तो ये कंडीशन क्या होता है कि जो शेड्यूल के ऑब्जेक्टिव है, शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज का इफिशियंट यूज है ना, देखिए है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोडक्टिविटी का इफेक्टिव और मैक्सिमम यूज किया जा सके, वो नहीं हो पाता और मैन पावर अंडर यूटिलाइज ना रहे। तो इसीलिए वो मैन पावर के नंबर्स के लेवलिंग पे स्पेशल वर्क करता है ताकि अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर ना हो। तो इसके लिए डिफरेंट काइंड के एरिया होते हैं एयरलाइन में, जैसे कैबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। इन सारे डिपार्टमेंट में वो इस बैलेंस को बना के चलता है। हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन, तो एयरक्राफ्ट तभी प्रॉफिट देता है जब वो फ्लाई करता है। अगर ग्राउंड लेवल पे ऑन द ग्राउंड कोई फ्लाइट है, खड़ी है, तो वो हमें प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी
एयरलाइन के जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि ऑनर्स के जो लाइबिलिटीज होती हैं, डिप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट होगा, उसकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, वो सैलरी देता है अपने स्टाफ्स को, उसको अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट मान ले तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, तो एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसका टोटल आवरली इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होगा, और इसके थ्रू क्या होगा कि टोटली आवरली ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है, और इस कंडीशन में फाइनेंशियल सिचुएशन एयरलाइन की इंप्रूव होती है, उसे प्रॉफिट होता है। आप प्राइसिंग में जाके इसे डिटेल में देखिएगा किस तरह कॉस्ट जो है वो प्राइसिंग को इफेक्ट करता है, और हम किस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट को कॉस्ट के थ्रू पाते हैं। ठीक है, तो लिंक मैंने दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो नेचर किसी भी एयरलाइन का, नेचर एयरलाइन का जो रूट का होता है, रूट का नेटवर्क वो मेजरी मुख्य मेनली किससे इन्फ्लुएंस होता है, एयरक्राफ्ट की यूटिलाइजेशन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग हॉल की जो फ्लाइट होती है वो एयरक्राफ्ट की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो इस रूट की जो फ्लाइटें होती हैं वो रूट को डोमिनेट करती हैं, क्योंकि ये नाइट में भी फ्लाई कर सकती है। दैट्स वाई इसका यूटिलाइजेशन जो है पर एयरक्राफ्ट यूनिट हाई हो जाता है, और और इसमें फ्रीक्वेंट फ्लाइटें होती हैं, हर 2 आवर्स पे आपको एक फ्लाइट मिलेंगी, तो जो कि लॉन्ग हॉल की फ्लाइटें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एयर कैरियर है वो डेली यूटिलाइजेशन कॉमन रूप से देखा जाए तो डेली वो 12 to 13 आवर पर एयरक्राफ्ट हमको यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर एनम के रूप में देखें तो 4250 आवर्स पर एनम मिलता है। शॉर्ट हॉल की जो रूट की जो फ्लाइटें होती हैं वो उसका ज्यादातर क्या होता है, ग्राउंड टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो ग्राउंड टाइम ज्यादा होने के कारण अवेलेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, और एयरक्राफ्ट का जो यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस और डिक्रीज हो जाता है, और ये केवल डे टाइम में फ्लाइट करते हैं तो नेचुरली फ्रीक्वेंट नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो ओनली 7.5 आवर्स पर डे अचीव कर पाती है, और एनम में देखा जाए तो 2750 आवर्स पर एनम वो अचीव करती है। तो दैट्स वाई लॉन्ग हॉल की जो फ्लाइटें होती हैं वो ज्यादा यूटिलाइजेशन एंड प्रॉफिट जो है एयरलाइन को प्रोवाइड करवाती है। हाई लोड फैक्टर जो है ये भी शेड्यूल प्लान का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि गुड मैच यानी गुड बैलेंस किया जाता है लेवल ऑफ ट्रैफिक अवेलेबल एंड द लेवल ऑफ कैपेसिटी जो भी ऑफर किया जा रहा है उसके बीच। सिंपल वर्ड में बोले कि हाउ फुल अ फ्लाइट इज, फ्लाइट कितनी भरी हुई है, ज्यादा से ज्यादा फुल करने की, ज्यादा से ज्यादा सीटों को सेल करने की कोशिश एयरलाइन करती है अपने लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर किसी फ्लाइट में 200 सीट्स है और 135 सीट्स जो है वो सोल्ड हुई, तो लोड फैक्टर इसमें क्या हो गया, 135/2 मतलब 67.5% इसका लोड फैक्टर हुआ। तो लोड फैक्टर को डिपेंड करता है कि उसमें सीट्स कितनी है और उसको उसमें कार्गो में जगह कितनी है या वो कितनी वेट को ले सकता है। फिर भी देखा जाए तो हम अगर अपने लोड को इंक्रीज करने के लिए एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी में अगर किसी रूट पे फ्लाइट को फ्लाई करा रहे हैं तो ये हमें लॉस होता है एयरलाइन को, क्योंकि अगर किसी भी शेड्यूल, अगर कोई भी हमें गलती से भी मिसजज कर लिया मैंने किसी शेड्यूल को, और उस शेड्यूल पे बहुत सारी फ्लाइटों को हमने फ्लाई करा दिया, तो बहुत सारी उनमें से कुछ फ्लाइटें जरूर ऐसी होंगी जो कि इम्प्टी सीट के साथ फ्लाई करेंगी, और जिससे कि कंपनी को, एयरलाइन को लॉस होगा। तो लोड फैक्टर इसीलिए लोड फैक्टर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है किसी भी शेड्यूल प्लान के लिए। तो एयरलाइन अपने टारगेट को, जिस भी टारगेट को वो पाना चाहती है, सेगमेंट को वो टारगेट कर रही है, उसमें लोड फैक्टर को वो हाई रखे, ये मस्ट हो जाता है। बट उसको टू हाई नहीं, इतना भी हाई नहीं रख दे कि जो जिस फ्लाइट में पैसेंजर सीट चाह रहे हैं उन्हें वो सीट, वो फ्लाइट उन्हें मिले ही नहीं। तो उनके कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हमें लोड फैक्टर को बढ़ाना चाहिए। दैट्स वाई शेड्यूल प्लानर का लोड फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी के बीच बैलेंस को बनाए रखना एक मस्ट ड्यूटी हो जाती है, और साथ ही साथ उसे रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि कभी कभी पैसेंजर ऐसा भी होता है कि अगर कोई ज्यादा कन्वीनियंट अदर ट्रांसपोर्ट मीन्स उसे मिल गया तो वो ले लेता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी उसलिए भी आपकी लोड जो है वो कम हो जाती है।
इसीलिए लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए सारी चीजों को एनालाइज करके ही आप फ्रीक्वेंसी एंड लोड फैक्टर को बढ़ाएं। हाई फ्रीक्वेंसी, कोई भी एयरलाइन सिग्निफिकेंट मार्केट में अपना सिग्निफिकेंट शेयर को ऑब्टेन कर सकती है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, ऑलमोस्ट वो डोमिनेशन को बना सकती है किसी भी पर्टिकुलर रूट पे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के। तो यहाँ पे फिर वही बात हुई कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ये दिखेगा, कॉन्ट्राडिक्ट है लोड फैक्टर एंड हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो हमने अभी फोर्थ पॉइंट में पढ़ा। बट ये इसी को बैलेंस करना, इन्हें फ्रीक्वेंसी एंड लोड फैक्टर को बैलेंस करना शेड्यूल प्लानर का चैलेंज होता है, उसे करना होता है। तो शेड्यूल प्लानर का ये इसीलिए उसका एक पार्ट ऑफ जॉब होता है कि एक रिक्वायरमेंट को अदर रिक्वायरमेंट के बीच जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसे आप बैलेंस करें। किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में इस फ्रीक्वेंसी को मिनिमम ही करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट एम्बिशियस है, पायलट का जो रेस्ट टाइम है, रेस्ट रूल को अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कैंसिलेशंस हो रहा है, टाइम परफॉर्मेंस पुअर है ना, बहुत ज्यादा स्लॉट की दिक्कतें आ रही हैं, तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस भी करना पड़ता है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में एक एग्जांपल है इंडिगो, इंडिया की लार्जेस्ट फ्लाइट है इंडिगो। ये पर डे 2200 फ्लाइट यहाँ की फ्लाई करती है, लेकिन 10% डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 10% इसके फ्लाई को रिड्यूस कर दिया है, मतलब कि 200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है और इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा दिया गया है ताकि क्वालिटी वर्क इफिशियंसी के साथ ये फ्लाई कर सके। ठीक है, तो इसीलिए जो मोर फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स होती हैं वो स्मॉल एयरक्राफ्ट होती हैं, और जो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती वो लार्ज एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ कनेक्शन नेक्स्ट होता है। तो कनेक्शन एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये शेड्यूल प्लान का, कि पैसेंजर की कनेक्शन बोथ एंड से, यानी कि लॉन्ग हॉल एंड शॉर्ट हॉल, लंबी दूरी और छोटी दूरी के फ्लाइटों के दोनों एंड से उसको कनेक्ट कर दिया जाए और जिसे कनेक्टिंग हब बना दिया जाता है। ऐसा वो क्यों करते हैं कि मार्केट में जो एयरलाइन सर्व कर रही है उनके रेंज को, मार्केट में अपने रेंज को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारी कैरियर ने अपने कनेक्टिंग हब्स को बना के रखा है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि ज्वाइंट फ्लाइट होती है, ये हॉप ऑन फ्लाइटें होती है। एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग में कोई बहुत सारी फ्लाइटें होती हैं जो सिटीज लाइक लखनऊ, जयपुर से दिल्ली आती हैं सुबह 8 to 9 AM में, और पैसेंजर क्विकली उस फ्लाइट से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की फ्लाइट में जा सकते हैं, लंदन दुबई की फ्लाइट्स में, या इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं चेन्नई कोलकाता की फ्लाइट्स में वो शिफ्ट हो सकते हैं। उसी तरह इवनिंग में यूरोप और यूएसए से पैसेंजर्स आते हैं, उन्हें तुरंत वहां पे कनेक्टिव फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है अक्रॉस इंडिया के लिए मिल जाती है, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, वो जिस भी सिटी में जाना चाहे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट टाइमिंग। कंसिस्टेंट टाइमिंग मतलब कि टाइम को की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना किसी भी सीजन टू सीजन। इसीलिए जो भी शेड्यूल प्लानर होते हैं उसे उस टाइम को शेप देते हैं कि सेम डिपार्चर टाइम हर एक दिन का हो। एग्जाम्पल के लिए जो बंबई दिल्ली जो फ्लाइट उड़ती है उसका डिपार्चर टाइम है 9-10 आवर्स एवरी डे, जिसे कि क्लॉक फेस टाइमिंग भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस कंसिस्टेंसी हेल्प करती है एयरलाइन के फैमिलियरिटी को एंड साथ ही साथ लॉयल्टी को बनाए रखने में। तो शेड्यूल प्लानिंग प्रोसेस क्या है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो फ्लीट साइज किसी भी स्पेसिफिक सीजन में जो कॉर्पोरेट प्लान बनाया जाता है उसमें फ्लीट साइज को डिसाइड किया जाता है। फ्लीट साइज को डिसाइड करने के बाद फ्लीट साइज क्या है, बेड है, मतलब कि उस फ्लीट में कितनी बड़ी, किस तरह की, कितनी नंबर्स में फ्लाइट्स होंगी। तो फ्लीट साइज डिसाइड करने के बाद जो शेड्यूल प्लानर्स को दिया जाता है, शेड्यूल प्लानर प्लान को डिजाइन करता है, जिसमें कि इस बात का ध्यान रखता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो सफिशिएंट नंबर में हर एक शिफ्ट में एयरक्राफ्ट हो, हर एक साइज की हो, साथ ही साथ वो क्रू मेंबर्स कितने होंगे, स्लॉट क्या होगा, है ना, और टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग कितने होंगे, किस टाइम पे कितनी फ्लाइटें फ्लाई करेंगे, ये सारा प्लान वो करता है। और डिजाइन होने के बाद वो एयरलाइन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को ये दे दिया जाता है। कब दिया जाता है, जबकि रियल फ्लाइट का टाइम जो डेट जो फिक्स किया जाता है उस फ्लीट के लिए वो डेट आता है, तो एयरलाइन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को ये प्लान दे दिया जाता है, वो उसे एक्शन में लाता है, उस प्लान को एक्शन में लाने का काम
ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का होता है। तो जो शेड्यूल प्लान जो भी किया जाता है वो बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जितना पॉसिबल हो सके उतना एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि अंडर और ओवर एस्टिमेट फ्रीक्वेंसी फ्लीट रिक्वायरमेंट का अंडर या ओवर एस्टिमेट ना हो। अगर वो अंडर एस्टिमेट होगा तो शेड्यूल जो है इन पर्याप्त मात्रा में इनफ फ्लाइट जितनी चाहिए उस रूट पे उतनी फ्लाइट जो है शेड्यूल नहीं हो पाएगी, और ऑपरेटर जो है वो मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लाइट को अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। और ओवर एस्टिमेटेड अगर हो जाता है तो बहुत सारी फ्लाइटें सेम रूट पे फ्लाई करेंगी, जिससे अंडर यूटिलाइजेशन का कंडीशन आ जाता है, जिससे कि लॉस होता है एयरलाइन को। इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि ओवर एम्फेसाइज शेड्यूल प्लान ना हो। तो शेड्यूल प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है इसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी जो भी वो प्लान कर रहा है वो आइसोलेशन में ना करे, मतलब अकेले उस प्लान को ना बनाए। अपने जो भी एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं एयरलाइन में, जैसे कॉर्पोरेट प्लानिंग के जो हैं, जो फ्लीट प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग, सेल्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग के ग्रुप के जो लोग हैं, केबिन क्रू के जो लोग हैं, पायलट्स हैं, जो ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं, कैटरिंग है, कार्गो के लोग, ग्राउंड ऑपरेशंस, जितने इस सभी डिपार्टमेंट के लोगों को का उनकी भी ओपिनियन लिया जाए शेड्यूल को प्लान करने में, ताकि एक इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल प्लान को बनाया जा सके, जो ना सिर्फ कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करे, बस हर एक इंडिविजुअल को प्रॉफिट एंड सहूलियत हो काम करने में। और मार्केट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी शेड्यूल प्लान बनाया गया है उसके ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, इसकी जिम्मेदारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।